विरासत की आग हाथ पर आज। मसला आप समझ गए होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और हम बात करेंगे सैम पित्रोदा के एक बयान की। वो बयान देते हैं, बहुत समय बाद तो सामने आए, एक बयान दिया, बयान देते ही बवाल हो गया। बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर सियासी घमासान अब तेज होता जा रहा है। देश में संस्थागत और आर्थिक सर्वे कराने को लेकर पहले से ही लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। अब बीजेपी को विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया। मौका दिया सैम पित्रोदा ने। इसे लेकर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में कांग्रेस पर दूसरी बार जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी की संपत्ति को बचाने के लिए कांग्रेस ने कानून को खत्म कर दिया ताकि यह सरकार के पास न जाए। जब खुद पर बात आई तो तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने साल 1985 में इस विरासत कानून को खत्म कर दिया था। अब अपना काम निपट गया तो कांग्रेस फिर से टैक्स लगाना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा जो हैं, उनके बयान उनका जो बयान है विरासत टैक्स वाला, इसको लेकर कांग्रेस जो है बैकफुट पर है। इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कह रही है 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विरासत टैक्स को खत्म कर दिया था, जबकि अरुण जेटली और जयंत सिन्हा जैसे बीजेपी नेताओं ने विरासत टैक्स के पक्ष में वकालत की थी। यह हमारा नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंडा है। सवाल उठता है कि दूसरे फेज की वोटिंग से ठीक पहले सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स वाला बयान क्या कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित होगा? क्या कांग्रेस का पित्रोदा का निजी बयान बताने से डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? और क्या विरासत टैक्स पर हमलावर बीजेपी को इससे दूसरे फेज में कोई फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? तो ये लोगों के जहन में कितना जाता है, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा बड़े पैनल के साथ। लेकिन पहले देखिए इस पूरे मामले पर हमारी ये खास रिपोर्ट। विरासत टैक्स पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। देश में संस्थागत और आर्थिक सर्वे कराने को लेकर पहले से ही कांग्रेस को घेर रही बीजेपी को हमला करने का एक और बड़ा मौका मिल गया है। इसे लेकर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर दूसरी बार जोरदार प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी की संपत्ति को बचाने के लिए कांग्रेस ने कानून को खत्म कर दिया ताकि ये सरकार के पास न जा पाए। जब खुद पर बात आई तो तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने साल 1985 में विरासत कानून को खत्म कर दिया था। अब अपना काम निपट गया तो कांग्रेस फिर से टैक्स लगाना चाहती है। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला न जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। वहीं पित्रोदा की लगाई विरासत टैक्स वाली आग को कांग्रेस बुझाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि 1985 में विरासत टैक्स खत्म किया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस विरासत टैक्स को खत्म किया था। हमने कभी भी विरासत टैक्स का जिक्र नहीं किया। अरुण जेटली और जयंत सिन्हा जैसे बीजेपी नेताओं ने विरासत टैक्स के पक्ष में वकालत की है। ये हमारा नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंडा है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत की। कांग्रेस भले ही सैम पित्रोदा की विरासत टैक्स वाले बयान से किनारा करते हुए सफाई देने में जुटी हो,
लेकिन दूसरे फेज की वोटिंग से पहले पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस के लिए ये सेल्फ गोल साबित होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले पर कांग्रेस की सफाई आ रही है। स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये किसी को नहीं पचने वाला है, लिहाजा कांग्रेस ने अपना एक स्टैंड रखा। जयराम रमेश तो लगातार कह ही रहे हैं, कल भी उन्होंने ये बात कही थी, अब सार्वजनिक तौर पर कही, और प्रधानमंत्री मोदी ने सभाओं में अब इस विषय पर बोलना शुरू कर दिया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मुद्दे को बड़ी गंभीरता से ले रही है कि ये लोगों के मानस पर बड़ा असर कर सकता है, और इसको सीधे इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के समय से जोड़कर अब जनता के सामने चुनाव प्रचार के दौरान रखा जा रहा है। तो सफाई आ चुकी है, सारे पहलू आपने सुन लिए। इसके बावजूद ये चर्चा का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और इस पर दो बहुत ही प्रबुद्ध मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, और दोनों पार्टियों को वो रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और विजय शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा, पहले जयराम रमेश साहब को हम सुन चुके हैं, और हमने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इस पर अपनी टिप्पणियां दी है। तो बात एक पक्ष तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या सैम पित्रोदा साहब ने बैठे बिठाए आपकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है? देखिए प्रवीण जी, इसमें यह बात समझनी होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके सिपह सालार लोग अचानक इन मुद्दों को क्यों उठा रहे हैं। देखिए, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बिल्कुल साफ आपको बताया कि यह एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहा, और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी दोनों ने बार बार इसकी वकालत की थी 2014 से 19 के बीच में, और ये कहा था कि विरासत कर ये जो टैक्स है ये लगना चाहिए। अब ये देखिए कि मूल कारण इनका क्या है। मूल कारण ये है कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद से ही इनको अपनी असलियत दिखने लगी है। क्योंकि सारी रिपोर्ट तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलती है, ग्राउंड रिपोर्ट, उनको अपने अब ये बस विषयांतर हो जाएगा प्रोफेसर साहब, इसलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक छोटी सी बात ये कि उस समय पर जेटली साहब ने, बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा था, क्या ये एक एक्सक्यूज आपके पास बचा है, या किसने टैक्स लगाया और क्यों हटाया गया? जो बीजेपी ने मुद्दा उठाया वो बड़ी परेशानी है। देखिए, 1985 में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसे हटाया था। ये तो फैक्ट पब्लिक डोमेन में है ना। और लगाया किसने था वो भी पब्लिक डोमेन में है फैक्ट। नहीं, ये तो देखिए, ये तो प्रारंभ से ही लगा हुआ था, 1957 से ही लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर दिन उनको अब नया मुद्दा चाहिए। कभी वो हमारे घोषणा, तो वही तो है समस्या कि बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया सैम पित्रोदा साहब ने, बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी आपके लिए। नहीं प्रवीण जी, मुद्दा नहीं दिया। भाजपा के शीर्ष नेता पहले दिन से झूठ बोलने में लगे हैं। हमारे घोषणा पत्र में कभी उनको मुस्लिम लीग दिख जाता है, कभी हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, कभी मंगलसूत्र पर चले जाते हैं, अब विरासत टैक्स की बात करने लगे। तो प्रथम चरण की चुनावी हार को देखते हुए इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जाऊं किधर। अगर कल जैसे द्वितीय चरण का चुनाव है, कल ये फिर हारते हुए दिखेंगे तो आपको पाकिस्तान बांग्लादेश की भी यात्रा करवाएंगे प्रधानमंत्री जी, उसके लिए भी तैयार रहिए आप। मिश्रा साहब, रैलियों में क्या कुछ कहा जाता है? अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो कुछ भी अपनी रैली में नहीं कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जिसका बीजेपी विरोध ना करे या आपत्ति ना जताई जाए। खैर, इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन विजय शर्मा जी आपको सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष वो रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को भी हमने सुना है। विजय जी, अरुण जेटली जी की बात को ले आए कि उन्होंने उस समय पर वकालत की थी इस बात की। निश्चित तौर पर ये एक गले की हड्डी तो बन गई जिस तरह से कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ रहा है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की राय और इस मुद्दे को अभी लपकना, क्या आपको लगता है ये एक चुनावी दांव है? प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, मैं रंजीत जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। ये कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। आप विषय और टाइमिंग देखिए। विषय क्या है? विषय यह है कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों के लिए, विशेषकर मुसलमानों के लिए, मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बात कही। जिस तरह से इन्होंने कर्नाटका में मेडिकल के जो स्टूडेंट थे उनको 150 लोगों को ओबीसी के यहाँ डाका मार कर उनको दाखिला दिलवा दिया। 85 में राजीव गांधी जी ने, क्योंकि उनको संपत्ति का वो करना था तो उन्होंने ले लिया। अब सैम पित्रोदा जी जो है वो कहीं भी किसी तरह से अनजान नहीं थे। उनको पता था कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने क्या लिखा हुआ है।
और किस तरह से इनकी चोरी पकड़ी गई, तो वो उसको वो कवर अप देने आए थे, क्योंकि वो राजीव गांधी जी के भी सलाहकार रहे हैं और राहुल गांधी जी के भी हैं। विदेशों में वो कॉन्फ्रेंस करा देते हैं और इनके थिंक टैंक भी रहे हैं कांग्रेस के। तो इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि ये क्या किस तरह की इनकी हड़बो नीति रही है। जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड गठित किया, उन्होंने बनाया 1954 में, उसको गठित किया 1955 में, 1914 में, 2014 में, और जब आचार संहिता लगती है उससे कुछ घंटे पहले 123 वक्फ बोर्ड को संपत्ति दे दी जाती है लुटियंस जोन में भी, जहां आप कनॉट प्लेस में लगाइए, आप लोधी रोड पे लगाइए, आपने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, आपने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, बहुत सारे मुद्दे आपने यहां पर उठाए हैं। हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे और आपको पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, आप अपनी सारी बातों को रखना। कुमार राकेश जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानकार हैं इन विषयों के, उनके पास भी आऊंगा और उनके पास जाऊं उससे पहले विजय जी इस सवाल का जवाब अवश्य दें जो प्रोफेसर साहब उठा रहे हैं। वो गलत भी नहीं लगता है कि इतने सारे मुद्दे हैं, आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट दिख रही है। सैम पित्रोदा निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक जमाने में चेहरा रहे हैं, अभी आजकल के बच्चे तो शायद जानते भी नहीं होंगे या चेहरे से थोड़ा बहुत पहचान पाए। तो उस सैम पित्रोदा क्या कहते हैं बाहर बैठकर, ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, वो क्यों अब चुनाव में मुद्दा बन रहा है, उनका कुछ कहना, उसको लपक लेना, क्या ये चुनावी दांव है? सिंपल सी बात। विजय जी। मैं बताना चाहता हूं, ये मुद्दा लपका नहीं गया है, ये इस तरह की बात नहीं है, झोली में डाल दिया है कांग्रेस ने बैठे बैठाए। जी, वो मुद्दा दिया नहीं, इनकी नीयत, इनकी नीति और इनकी सोच उजागर हुई है। आप देखोगे मुस्लिम लीग के साथ इनका कहां पे केरल में गठजोड़ है, और विदेश में बैठ के यही सैम पित्रोदा जी जो राहुल गांधी जी के साथ बैठते हैं, कहते हैं जो मुस्लिम लीग है वो सेकुलर है, और वो उस आदमी को सेकुलर कहते हैं जो इनका जिन्ना की पार्टी जो मुस्लिम लीग थी उसके टाइम में वो साउथ का चीफ था। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए, किसानों की जमीनें हड़पेंगे। इनका मेन जो है वो जिसके पास भी होगा, जैसे किसानों के पास जमीन है, वो जमीन को ये हड़पने की इनकी नीयत है, क्योंकि इनकी नीति देखो पहले किस तरह की इनकी नीति रही है। तो ये मेरे किसान भाइयों की जमीनों पे भी इसकी नजर है, माता बहनों की भी प्रॉपर्टी पे, जो मंगलसूत्र पे, सोने पे, गहने पे। 1962 में आपने देखा होगा, अगेन सर ये तो सुन चुके हैं हम, सारा रैलियों में सुन ही रहे हैं और सुन रहे हैं, और जनता पर क्या इंप्रेशन जाता है 4 जून को पता भी लग जाएगा। लेकिन 250 किलो सोना इन्होंने 1962 में ठीक, ये सारे मुद्दे जो हैं ये तो लगातार रैलियों में उठ रहे हैं। कुमार राकेश जी, अब आपने दोनों मेहमानों को सुन लिया, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता अपनी अपनी बात रख चुके हैं। ये मुद्दा क्या आपको लगता है कि इतने सारे मुद्दों के बीच में, हम देख रहे थे मंगलसूत्र का मुद्दा आया और मुसलमानों का मुद्दा, अभी आप देख रहे हैं कि विजय जी भी इस बात को यहां पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कुछ चीजें हैं जो बहुत सेट हो गई बीजेपी की तरफ से। आपको लगता है कि सैम पित्रोदा का ये विरासत वाला बयान और उसको कांग्रेस से जोड़ना, ये बीजेपी को कोई फायदा देगा चुनावी प्रचार? प्रवीण जी, जो बात आप कह रहे हैं कि लगता है कि मुद्दा फायदा देगा, तो 2019 को याद कीजिए, जो हुआ सो हुआ। यही सैम साहब है, सैम पित्रोदा, सत्यनारायण, अपना नाम हिंदी में बोलने में इनको शर्म आती है, अपने को अनिवासी भारतीय बोलते हैं, और साथ साथ ये राहुल गांधी के विशेष सलाहकार हैं। ओवरसीज इंडियन कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष हैं और एक जिम्मेवारी वाले पद पे हैं, और राजीव गांधी के भी दोस्त रहे हैं। तो ये कहना बहुत ही नागवार है कि इनकी बातों का असर होगा नहीं होगा, और इन्होंने मुद्दा बना लिया तो क्यों बना लिया? मुद्दा तो है। इन्होंने जब कहा कि 84 के बारे में हुआ सो हुआ, किस हैसियत से कहा था? तो ये कांग्रेस के मेरे विचार से 2 पनौती हैं, एक मणिशंकर अय्यर और दूसरे सैम पित्रोदा, जो कहीं न कहीं मट्ठा डालने का काम करते हैं पार्टी के उस स्ट्रीम लाइन में। जैसे कि सीधे पार्टी अपने को डिनाई कर देती है, लेकिन पार्टी उसको डिनाई कैसे करेगी जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, उनकी यात्राओं का ये पूरा आयोजन करते हैं, वहां राष्ट्रद्रोही प्रवचन देते हैं और बड़ी-बड़ी थ्योरी देते हैं। ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये तो मैंने पहले सवाल में ही पूछा। मैं प्रोफेसर मिश्रा आपसे दोबारा यही सवाल पूछता हूं, आपको नहीं लगता है मट्ठा डालने का काम हो रहा है? कई ऐसे चेहरे हैं, रिकॉर्ड की बात है। ठीक है, उन्होंने पहली बार नहीं है, वो सैम पित्रोदा साहब के ऐसे बहुत सारे बयानों की लिस्ट
पार्टी से उनके जुड़े हैं, बहुत सारे वो बयानों की पड़ेगा। लिस्ट है, सिख और दंगों के चुनाव दंगों पर उनका बयान हो या कोई और बयान हो, ऐसे बहुत सारे बयान हैं। जो जहां है वो तो अपना एक मिनट कुमार राकेश साहब, एक मिनट। उनके ऐसे बहुत सारे बयान हैं जो पहले भी मुसीबत बन चुके हैं। प्रोफेसर मिश्रा, महत्वपूर्ण बात यह है कि कई ऐसे नेता हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस में जिन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। अब नहीं बोलते तो पार्टी हर किसी के बयान के साथ जा भी नहीं सकती है, लेकिन पार्टी इनसे दूर भी नहीं हो पाती है। ये पार्टी की बड़ी मजबूरी बने रहते हैं। पित्रोदा साहब जो हैं एक समय से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि कई लोगों को ढूंढना पड़ रहा है? आप उनके बयान के साथ भी नहीं है और साथ ही साथ में आप जो है उनको पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी देकर रखते हैं, भले ही ओवरसीज कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई हो। प्रवीण जी, सबसे पहले तो ये भाजपा को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से झूठ बोलो, और इसीलिए इनके ऊपर के नेता से लेके विजय शर्मा जी तक ये जो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ऐसा कभी नहीं कहा था। ये इनके प्रोपेगेंडा मशीन का दिया हुआ है। उन्होंने उस समय कहा था कि उस संसाधन पे दलितों का, पिछड़ों का और उसमें उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ड जोड़ा था। तो पहली बात तो ये गलत बयानी भारतीय जनता पार्टी के लोग करना बंद करें। दूसरी बात आपको बताता हूं कि ये लोग हर दिन अब विषय बदल रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है देखिए। अभी बयानों की आप बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड पी प्रभाकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है। उस पर तो कोई मीडिया में चर्चा नहीं होगी। उन्होंने क्यों नहीं कहा हुई? कि खूब चर्चा हुई इस पर, आप लोग उठा ही नहीं पाते ना, यही तो बात है। प्रवीण जी, आप डिफेंड करने में भी परेशान हो जाते हैं, और जब नहीं, आपको ऑफेंस का मौका मिलता है, हमला करने का मौका मिलता है, तब नहीं, भी आप प्रवीण जी, परेशानी महसूस करते हैं। नहीं प्रवीण जी, और बात सुने। और उन्होंने दूसरी बात क्या कही कि जो बात आज छुटभइये नेता बंद कमरे में करते हैं वो आपको लाल किले के प्राचीर से सुनाई देगा। लगता है उनकी बात तो पिछले 4-5 दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही सिद्ध कर दी। अब आइए मंगलसूत्र पे। भाई साहब, ये बड़ा हास्यास्पद है कि आदरणीय मोदी जी मंगलसूत्र पर बात करते हैं। अरे वो कितना मंगलसूत्र का सम्मान करते हैं ये पूरे देश ने देखा है। दूसरी बात आप देखिए, ये सारी बात देखिए, एक बड़ी समस्या ये होती है कि मेरा सवाल और चर्चा कुछ और चल रही है और हम बिल्कुल सेट फॉर्मेट पे चले जाएंगे कि हमें ये बातें बोलनी है, वो चाहे बीजेपी की तरफ से। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि अगर इस मुद्दे पर बात हो रही तो जरा दर्शक सुन रहे हैं, आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, थोड़ा सा इस विषय पर भी आए। आप सिंपल एक एक करके हम तीनों मेहमानों से बात करते हैं। आप क्या प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा, सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कल ही बिल्कुल आधिकारिक बयान देकर यह बता दिया है कि ये उनके निजी विचार हैं। कांग्रेस पार्टी के विचारों से, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से इसका कोई लेना देना कांग्रेस ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ये बयान देते हैं, पार्टी की कोई जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आप उनके साथ में नहीं, आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, पार्टी ने आज भी उसको रिट्रेट किया है और यह बताया है कि 1985 में यह कांग्रेस ही थी जिसने इसे समाप्त किया था। बिल्कुल कांग्रेस का स्टैंड साफ है, भले ही वो मीडिया उसे नहीं समझना चाहती, मीडिया की समस्या है। कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्टता से ये बात बता दी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये बात नहीं है और ना कांग्रेस इसे एंडोर्स करती है। अब आप ये देखिए प्रवीण जी, जो मैं बात कर रहा था, जहां आपने रोका कि ये सारी बातें क्यों हो रही है। प्रथम चरण का चुनाव जैसे ही हुआ, इनके पांव तले जमीन खिसक गई। उससे पहले तो ये चंद्रयान तक की बात कर रहे थे, अचानक से इन्होंने गियर कैसे बदला? ये तो बोल लिया ना आपने, अभी तो बोला आपने, ये बात बोल चुके हैं आप, रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। विजय जी, आप अगर इस पे कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं। देखिए, पित्रोदा जी और जो मणिशंकर अय्यर जी हैं, वो राहुल गांधी जी के और कांग्रेस पार्टी के आंख और कान है। जो राहुल जी नहीं कह सकते हैं ओपनली मंच के आधार पे, वो बातें वो रखते हैं। तो आप देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में जाके क्या कहते थे कि आप इस बीजेपी को हराइए, मोदी जी को हटाइए, फिर हम आपके साथ सारी बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे वो आपको सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता रहा पाकिस्तान के साथ। अरे भाई, जब धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया था तो वक्फ बोर्ड बनाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बताइए, यहाँ का जो मुसलमान है वहां गया, वहां उनको प्रॉपर्टी मिली हमारे हिंदू भाइयों की, वहां का हिंदू आया यहाँ तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली, यहाँ वक्फ बोर्ड बना दिया गया। तो आपका किसी प्रधानमंत्री, आप इंदिरा गांधी देख लीजिए, सेकुलर वर्ड जोड़ दिया उन्होंने। राजीव गांधी जी देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, आपने उसको बदल दिया। राहुल गांधी जी देख लिए,
देख लो आप, वो कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ी जाती है। तो आप इनकी कथनी और करनी, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, मुस्लिमों को आरक्षण देते हैं। और मैं रंजीत जी आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको उसका 2006 का प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे, उनमें भाषण में आपका स्पष्ट लिखा हुआ, विशेषकर जो है इंग्लिश में उन्होंने बोला है, पर्टिकुलरली मुस्लिम। आप चलाइए, इस पे चैनल पे चलाइए, नहीं तो मैं भेजता हूं इनको। कैसी बातें कर रहे हो? ये तो चर्चा चली रही है विजय जी, ये इस पे तो बात हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि ये चला नहीं है, सभी लोगों ने सुना है। पर क्योंकि आपने चुनौती दी है, आपने नाम लेकर चुनौती दी है, इसलिए सीधे आपका सवाल वो सुन ही रहे हैं रंजीत जी। ठीक है रंजीत जी, इस पर जवाब दे देंगे आप। अटैक करते हो, उनके धर्म पे जी रंजीत जी, कपड़ों पे अटैक करते हो, उनकी बीवी पे अटैक करते हो, उनकी माँ पे अटैक करते हो। आप कैसे हो? दूसरों का आप बताते हो। ठीक है विजय जी, आपके पास मुद्दे, आप रखिए मुद्दे जी। आपके पास प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा, आपके पास क्या है? ठीक है विजय जी, एक मिनट सुन लेते हैं। आपने नाम लेकर चुनौती दी है, जरा सुने क्या कहते हैं प्रोफेसर रंजीत। देखिए विजय जी को मैं कहता हूं कि लोगों के बातों को सुन के निर्णय न करें। उसमें साफ साफ उन्होंने कहा अपने पूरे भाषण में, भारतीय जनता पार्टी को कभी साहस हो तो पूरा भाषण चला के देख लें, उसमें बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा है कि देश के संसाधनों पर दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। उन्होंने कहीं पर भी मुसलमान वर्ड यूज करके नहीं कहा है। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूं प्रवीण जी, ये कहते हैं, अरे इनके सबसे बड़े नेता आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर वहां जाके और वहां उनको सम्मान देते हैं। और अभी के इनके जो शीर्ष नेता हैं वो अचानक नवाज शरीफ की माता जी के लिए साड़ी इत्यादि लेकर बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। तो इनका प्रेम तो वो है और ये दूसरे को उपदेश देते हैं। आप बताइए, उपदेश देना आसान है। एक बात समझिए, जो दशकों से पीड़ित है, अब विजय जी बीच में न बोले। अब कहा है आपने तो आपको बात सुनने का भी धैर्य होना चाहिए। काम करते तो आपको क्या मिर्ची लगती है, क्या दुख होता है? इससे आपकी प्रवीण जी, मानसिकता नहीं इनको दिखती है धैर्य क्या? होना चाहिए बात सुनने का भी। आप बहुसंख्यक समाज के, सनातन के कितने विरोधी हो? आपके खरगे साहब किस तरह से कहते हैं कि अगर मोदी जी आगे तो फिर सनातन का राज आ जाएगा। आपकी सहयोगी पार्टी द्रमुक के एक नेता क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर के बेटे, कि वहां पे अगर सनातन को तो कीड़े मकोड़े की तरह कुचल देना चाहिए। फिर खरगे जी के बेटे ठीक है, यही प्रश्न तो मेरा यही था आपसे मिश्रा साहब की बयान कई आ रहे हैं, स्टालिन का बयान का जिक्र कर रहे हैं, स्टालिन के बयान को भी आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में अब सैम पित्रोदा के बयान से भी आप लोगों ने किनारा किया है। लेकिन ये किनारा करते रहना, ये क्या स्ट्रैटेजी है? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस मामले में बड़ी कमजोर पड़ गई? और आप एक तरफ कहते हैं प्रोपेगेंडा मशीन आप कह रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो बीजेपी फिर भारी पड़ती है मुद्दों के आधार पर। विजय जी अब बोलने देते, कुमार जी भी बहुत देर से हैं और चर्चा का समापन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो उनको भी मुझे शामिल करना है। जी प्रोफेसर रंजीत मिश्रा, लेकिन संक्षेप में। विजय जी बीच में अपना प्रवचन शुरू कर बिल्कुल संक्षेप में, समय कम है, भूमिका नहीं। देखिए एक बात समझिए, ये सनातन की बात कर रहे हैं ना, सनातन में तो सबसे बड़ा स्थान शंकराचार्य का है। इन्होंने शंकराचार्यों का कितना अपमान किया ये पूरे देश ने देखा। उन्होंने कहा था कि अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, इनको चुनावी लाभ लेना था, रामनवमी तक रुक नहीं सकते थे ये। इन्होंने शंकराचार्य की अवहेलना करके और फिर उसका राजनीतिक कार्यक्रम बना के उसे प्रस्तुत कर दिया। ये तो इतने सनातन के समर्थक हैं, तो इसलिए बयानों की जब बात होती है तो उसमें वित्त मंत्री के ठीक है। देखिए मैंने आपको पर्याप्त समय दिया कुमार जी। अब मैं विषय पर दोबारा लौटना चाहता हूं, क्योंकि विषयांतर होकर चीजें हमेशा, आप कोई चर्चा कर लीजिए उसमें यही मुद्दे आकर, अब जब तक चुनाव चल रहा है ये मुद्दे आ जाएंगे। लेकिन अगर इस विषय की बात करें तो ये जो टैक्स वाला मुद्दा है, ये सचमुच में एक बयान दिया गया, उस पर खुद सैम पित्रोदा कह चुके हैं कि भारत के बारे में मैंने नहीं दिया। इसको लेकर जो चिंता है या इसको लेकर एक जो डर चुनावी सभाओं में दिखाया गया, वो कितना सही आपको लगता है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक चुनावी बयानबाजी चल रही है? कि ये जो भी इनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है उसको तो हर कोई मानेगा और मानना चाहिए। आपके पास समय कम है, मुद्दा बहुत बड़ा है, इसके लिए 1 घंटा समय कम से कम होना चाहिए। करेंगे चर्चा और मिलेगी। अभी आप अपनी टिप्पणी जरूर रखें। मैं संक्षिप्त टिप्पणी कर रहा हूं। अभी बस जो डिस्कशन हुआ, रंजीत जी प्रवक्ता कांग्रेस के अपनी बातों को देखेंगे तो 5 बातों को बार बार उन्होंने रिपीट किया, उसी बात को घुमाने की कोशिश की। मेरा उनसे सवाल है, जवाब मिल जाए तो अच्छा है, क्या माननीय सोनिया गांधी ने जो शादी की थी तो मंगलसूत्र का प्रभाव था? उन्होंने मंगलसूत्र के जरिए शादी की थी? एक बात, बहुत बड़ा सवाल है। मेरे पास वीडियो है और वीडियो सबके पास होगा, उन्होंने ईसाई पद्धति से शादी की थी।
तो मंगलसूत्र का प्रावधान वहां पे नहीं है। दूसरी बात, जो बातें कही गई हैं, जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो अपनी जिम्मेवारी से बोल रहे हैं कि आज की तारीख में भी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी। उनकी बात को कोई नहीं नकारेगा, इनके कांग्रेस के लोग ठीक भी है। मान रहे हैं। आमतौर पर मैं अपने मंच और अपनी डिबेट में पर्सनल मुद्दों को बिल्कुल नहीं उठाना चाहता, लेकिन चलते चलते मिश्रा साहब आपने क्योंकि नाम लेकर सवाल पूछा, मिश्रा जी अगर आप इस पर कुछ जवाब देना चाहें तो जरूर दें। ये सार्वजनिक मुद्दा है। ठीक है, मिश्रा जी कुछ कहना चाहें तो कहें, फिर मैं चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। देखिए, राकेश जी पत्रकार हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता से ज्यादा प्रवक्ता बने हुए हैं। मैं इनके व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो स्तर उचित नहीं है। मैं इनको चुप कराइए। ठीक है राकेश जी, एक मिनट सुन लेते हैं। आपने नाम लेकर सवाल पूछा है, सुन तो लीजिए जवाब क्या दे रहे हैं मिश्रा जी। प्रवीण जी, मैं आपके डिबेट का स्तर इनके जैसे कम नहीं कर सकता। मैं केवल इतना ये कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा है, इस चुनाव में महंगाई मुद्दा है, इस चुनाव में किसानों की दुर्दशा मुद्दा है, इस चुनाव में गरीबी और आर्थिक असमानता मुद्दा है, काला धन पर एसआईटी बनाया था प्रधानमंत्री ने, उस पर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये मुद्दा है। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बन के उभरा है, वो मुद्दा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 5 सेकंड बोलिए राकेश जी, 5 सेकंड। कांग्रेस के प्रवक्ता बताए 1950 से लेकर के 2024 का चुनाव है, गरीबी कब मुद्दा नहीं रहा, बेरोजगारी कब मुद्दा नहीं रहा, महंगाई कब मुद्दा नहीं रहा। मैं उससे सहमत हूं कि मुद्दा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये घंटे भर से ज्यादा डिस्कशन चल सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो चर्चा हुई है उसका लब्बो लुआब ये दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस बैकफुट पर तो है, कांग्रेस के लिए परेशानी बड़ी है। अब कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही थी उन मुद्दों से इतर आप देख रहे हैं बीजेपी की चुनावी रैलियों में सैम पित्रोदा का ये बयान, विरासत पर टैक्स का मुद्दा, फिर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, ये सारी चीजें आ गई और ये बैठे बिठाए एक तरीके से मुद्दा दिया गया है। कुमार राकेश जी आपका, रंजीत कुमार मिश्रा जी आपका, विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला जारी है एक ब्रेक के बाद भी।